सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। आज वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को मतलब वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो ऋग्वैदिक काल, जो कि आपके 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता देखा था, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय था। उसके बाद ये आता है आपका वैदिक काल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसका समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए, समानतः ऋग्वैदिक काल से जो क्वेश्चन आते एग्जाम में, उसी को हम लोग लाइन से समझेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। तो जो आर्य थे, आर्य मतलब जो उस समय यहाँ पर निवास करते थे, वो आर्य थे और उन्हें ही वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। आर्य लोग स्थायी निवासी नहीं थे। आर्य क्या थे? स्थायी निवासी नहीं थे। लेकिन मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया है। और मध्य एशिया में कौन सा देश आता है? तो हमारा भारत। तो भारत के मुख्य रूप से निवासी थे आर्य लोग। आर्यों की जीवन के बारे में बताया गया है कि वे कबीलाई जीवन जीते थे तथा उनके द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का जीवन कबीलाई था और उनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखिए, आर्य सर्वप्रथम 7 नदियों, जो कि सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है, तो सप्त सैंधव के प्रदेश में बसे। आर्य सर्वप्रथम 7 नदियों के प्रदेश में बसे। कौन कौन से वो नदी है? तो पहला है सिंधु, दूसरा कुभा, तीसरा सतलज, चौथा व्यास, पांचवा रावी, छठवां चिनाब और सातवां झेलम नदी। देखिए, जो कुभा नदी है वो आपका काबुल नदी है। अभी जो काबुल नदी है उसी को उस समय कुभा नदी कहा जाता था। और जो आपके 5 नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इसी के तट पर पंजाब का राज्य बसा हुआ है। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये 5 नदियां बहती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? तो ये 5 नदियां बहती है पंजाब में, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। वैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है और पंजाब का कुछ एरिया जो है हमारे भारत देश में है, जो कि पंजाब राज्य है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी और सतलज नदी, तो सभी नदियां यहीं पर है। और 5 नदियों के, सिंधु नदी को छोड़कर ये जो 5 नदी है, यहाँ पर पंजाब का राज्य बसा हुआ है, इसलिए पंजाब के प्रदेश का नाम पंजाब पड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, वैदिक काल में जो हमारे प्रमुख नदियां थी, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, गोमल, झेलम नदी,
ये जो सभी प्रमुख नदियां थी उनका नाम क्या था? तो परुष्णी नदी नाम था रावी नदी का वैदिक काल में। इंपॉर्टेंट है ये, परुष्णी नदी रावी नदी का। विपाशा नदी नाम था व्यास नदी का। शतुद्री नाम था सतलज नदी का। अक्सिनी नाम था चिनाब नदी का। और जो गोमल नदी है जिसे गोमती नदी कहा जाता है, गोमती नदी है यहाँ पर, जिसे गोमती नदी कहा जाता है, वो गोमल नदी जो है गोमती नदी, तो वैदिक काल में गोमती नदी कहा जाता था, अभी भी गोमती नदी कहा जाता है, लेकिन गोमल नदी भी उसका नाम है। वितस्ता, वितस्ता नाम है झेलम नदी का। झेलम नदी का वैदिक काल में वितस्ता नाम था। तो ये 6 नाम जो है काफी ज्यादा प्रमुख है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस नदी का नाम वैदिक काल में क्या था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में हम लोग आर्यों के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा ही हमारी प्राचीन भाषा है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो इसे 5 भागों में बांटा गया था। आर्य लोग जो थे ऋग्वैदिक काल के समय, उनकी जो प्रशासनिक इकाई है उसे 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, इन 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे छोटा कुल होता था और सबसे बड़ा राष्ट्र होता था। यहाँ पर इस तरफ क्रम में है, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। तो देखिए कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, विष के प्रधान को, जो विष के मुखिया होते थे, उसे विषपति कहा जाता था। जन के जो शासक थे, जो जन के मुखिया थे, उसे राजन कहा जाता था, और राष्ट्र के शासक को राजा कहा जाता था। तो वैदिक काल के समय, जो ऋग्वैदिक काल है, उस समय इस प्रकार शासन व्यवस्था था। और आपके एग्जाम में ये सभी क्या है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी चीजों को याद रखना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में नारियों की दशा कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी दशा थी नारियों की। ऋग्वैदिक काल में उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त था, लेकिन जो समाज होता था आर्यों का, वो पितृसत्तात्मक समाज होता था। और पितृसत्तात्मक कहने का मतलब जहां पर पिता जो है वो मुखिया होते हैं। देखिए आर्यों का समाज पितृ प्रधान थी, जहां पर मुखिया कौन था, पिता था, जिसे ही कुलप कहा जाता था। जो अपने समाज का, जो अपने परिवार का मुखिया होता था, उसे कहा जाता था कुलप, जो कि उस समाज के पिता होते थे। सभा एवं समिति 2 संस्था थी जो कि राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति 2 संस्था थी जिसका कार्य था राजा को सलाह देना। आगे देखिए, युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा नेतृत्व करता था। और जो युद्ध का कारण क्या होता था, तो गायों के कारण। इस समय क्या था, गौधन ही सर्वोच्च धन था, मतलब जिसके पास गाय अधिक होता था उसी को अधिक धनी माना जाता था। तो युद्ध का कारण क्या होता था, गाय होता था। और युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे गविष्टि कहा जाता था, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। फिर से देखिए,
युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए शब्द था गविष्टि, जिसका मतलब होता था गायों की खोज। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी, जो वहां पर कार्य थे, वो था पशुपालन का कार्य। ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी, जो उनका जीवन यापन करने का कार्य था, वो था पशुपालन। तो पशुपालन के माध्यम से ऋग्वैदिक काल के लोग अपना जीवन यापन करते थे। देखिए, इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जिसे माना गया है वो है इंद्र, अग्नि और वरुण। इन तीनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है ऋग्वैदिक काल में। ऋचाएं की बात करें तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं और इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। तो जनरली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं। तो 250 ऋचाएं हैं इंद्र के लिए। फिर देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे इंद्र, उन्हें पुरंदर कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र का क्या नाम है, तो पुरंदर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। मतलब पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में बताया गया है कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। और ये जो है व्यवसाय के आधार पर, जो 4 वर्ण हैं वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो था सोमरस। आर्य सोमरस पीते थे इस समय। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद जो है विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, सूक्तियां कहने का मतलब अध्याय है, और 10,462 ऋचाएं हैं, और ऋचाएं कहने का मतलब श्लोक है। तो 10,462 श्लोक है, 1028 अध्याय है और 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होर्त कहते हैं। ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे होर्त कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र सूर्य से संबंधित देवी सावित्री का संबोधित है। तो ज्ञात्री मंत्र जो है वो सूर्य से संबंधित देवी जो सावित्री है उसे संबोधित किया गया है। और ज्ञात्री मंत्र को ऋग्वेद के 3रे मंडल में रखा गया है। तो ज्ञात्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है, मतलब इसका वर्णन है 3रे मंडल पर, और इसे आपके एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी से एग्जाम रहे, इसको अक्सर पूछा जाता है कि ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल पर वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है दसराज युद्ध। तो देखिए, पारुसणी नदी के तट पर दसराज युद्ध हुआ था, और पारुसणी नदी का मतलब आपका रावी नदी से है। तो यहाँ पर दसराज युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन आपको मिलता है
ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है दशराज युद्ध का। और दशराज युद्ध जो है वो 10 राजाओं और भरत के कबीले के राजा सुदास के मध्य हुआ था। तो देखिए, जो 10 राजा थे वो पुरु के कबीले से संबंधित थे और इधर भरत के कबीले के राजा सुदास थे। तो इनके मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में भरत के कबीले के राजा सुदास जो है वो विजय होते हैं, मतलब वो जीत जाते हैं। और इस समय जो पुरोहित थे, वशिष्ठ थे पुरोहित राजा सुदास के, और विश्वामित्र थे पुरोहित 10 राजाओं के। ये जो 10 राजाएं हैं उनके पुरोहित थे विश्वामित्र, और जो राजा सुदास है और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। तो यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध होता है, दशराज युद्ध, पारुषी नदी के तट पर, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल पर मिलता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज है उनको देखेंगे।